हाय गाइस। तो आज एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं और इसका वीकेंड पे रिजल्ट आया था और आज मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। मुझे नहीं लग रहा था पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा क्योंकि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट एचडीएफसी एक बैंक है जो 15-20% से ग्रो करता था पहले। इट वाज यूज्ड टू ग्रो एट सच अ हाई पेस, बट अभी तो इस बारी तो उसका डी ग्रोथ हुआ है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो आप रिजल्ट के जब मैं रिजल्ट डिस्कस करूँगा तो आप समझ जाएंगे कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। बहुत बिलो एवरेज रिजल्ट्स भी, उससे भी थोड़ा कम ही है इसके। और स्टॉक आज 2% अप है। तो देखते हैं इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा समझेंगे। बिजनेस मॉडल बैंक का मोस्टली सारे बैंक्स का एक जैसा ही होता है, मार्केट से पैसा उठाना। चाहे वो एक्विटी के थ्रू हो शेयर होल्डर्स से, चाहे वो मार्केट में कमर्शियल पेपर्स के थ्रू हो या एनसीडीज के थ्रू हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं। तो वहाँ से मार्केट से पैसा उठाता है बैंक और आप लोगों को देता है, और जितना भी स्प्रेड बीच में कमाता है, ये सपोज 7% बैंक ने उसका जो ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो 7% है जो मार्केट से उसने उठाया, और आपको दिया है 10% पे, 12% पे, 15% पे। तो जो बीच का जो स्प्रेड बचता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो समझेंगे कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कैसा है। पहले रिजल्ट डिस्कस करते हैं और फिर बैंक की जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और आगे बैंक कैसा करने वाला है, इसके गाइडेंस कैसा है। मैंने क्योंकि कॉन कॉल भी पढ़ा है आज, तो देखेंगे कि कैसा आगे मैनेजमेंट कह रहा है कि कैसा इसका गाइडेंस रहने वाला है। और इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे जो आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने लायक हैं वो समझ जाएंगे। बिकॉज बैंक इतना बड़ा है, इसके बारे में हर पैरामीटर पे बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होता है, इन्फॉर्मेशन वेब पे बहुत ज़्यादा है इसके बारे में। तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है जिससे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और इसीलिए मैंने सोचा एक एक सिंगल वीडियो बनाऊं और सारा जो प्रॉब्लम एचडीएफसी बैंक के साथ चल रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करूं। तो सबसे पहले रिजल्ट्स की हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस करूंगा, ईयर ऑन ईयर डिस्कस नहीं करूंगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा लास्ट ईयर 1 जुलाई 2023 में रिवर्स मर्जर हुआ था। एचडीएफसी बैंक ने अपनी ही पेरेंट को, जो एचडीएफसी लिमिटेड था, जो एक एनबीएफसी था। सी डिफरेंस होता है बैंक और एनबीएफसी में, मोस्टली ये डिफरेंस होता है कि जो एनबीएफसीज होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले पाते हैं, सेविंग्स अकाउंट्स नहीं खोल पाते हैं। आप एचडीएफसी लिमिटेड में जाके पैसा नहीं दोगे। आपकी बैंक में जैसे आप सेव करते हो अपने अकाउंट में, जहाँ से आप उसे एवरीडे यूज़ करते हो यूपीआई के थ्रू, तो वो आप किसी बैंक में जाके देते हो। एनबीएफसी में जाके आप खोल ही नहीं सकते हो, उनको मैंडेट ही नहीं होता है। आईसीआईसीआई में आप खोल सकते हो सेविंग्स अकाउंट, एक्सिस में खोल सकते हो, एचडीएफसी में खोल सकते हो, किसी भी एसबीआई, पीएनबी, बहुत सारे बैंक्स में खोल सकते हो। बट आपने कभी नहीं सुना होगा कि बजाज फाइनेंस आपका सेविंग्स अकाउंट खोल रहा है, क्योंकि वो एनबीएफसी है। यही डिफरेंस होता है, ठीक है। और यही मेजर डिफरेंस है जहाँ पे बैंक को प्रॉब्लम आ रहा है। तो बैंक ने क्या किया, लास्ट ईयर 1 जुलाई 2023 में जो एचडीएफसी बैंक था उसने एचडीएफसी लिमिटेड को मर्ज कर दिया अपने साथ। वो एक रिवर्स मर्जर था, और एचडीएफसी लिमिटेड आपका एनबीएफसी था जिसके कॉस्ट ऑफ फंड्स हाई होते हैं, हाई ही होते हैं एनबीएफसी के कॉस्ट ऑफ फंड्स। बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स लो कब होता है, जब आपके पास एक मैंडेट है कि आप सेविंग्स अकाउंट लोगों के खोल सकते हो, करंट अकाउंट लोगों के खोल सकते हो। क्योंकि सेविंग्स अकाउंट पे बैंक आपको कितना पे करता है, 4.5%, 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 6%। और करंट अकाउंट पे तो बैंक को कुछ पे ही नहीं करना पड़ता है, तो सारा पैसा बैंक का अपना हो जाता है। अपना मीन्स वो उसे यूज़ कर सकता है, ज़ीरो कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है करंट अकाउंट की। तो इसीलिए जो एचडीएफसी का रिजल्ट आया उसको हम देखते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। तो नेट रेवेन्यू की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, इसीलिए अगेन क्योंकि सॉरी, क्योंकि लास्ट टाइम पे मर्जर था तो ठीक नहीं रहेगा वाई वाई कंपेयर करना। क्यू में 10.3% का नेट रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। नेट रेवेन्यू अब आप समझ जाओ कि जो आपका इंटरेस्ट इनकम है और जो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट किया है उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका नेट रेवेन्यू होता है। यहाँ पे 10.3% का डिक्लाइन आया है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी 5.3% का डिक्लाइन आया है, आना भी चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके जितने कम है उतना ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। और प्रोविजंस की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक ने थोड़ा क्लेवरली ये एक एक्शन इम्प्लीमेंट किया, और पता नहीं क्या सोच रहा था कि इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलेगा, एनालिस्ट को पता नहीं चलेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को जो ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन प्रोविजंस बैंक के 77% कम हुए। अब प्रोविजंस होता क्या है, सपोज बैंक ने जो लास्ट क्वार्टर था
सपोज 100 करोड़ का लोन दिया। अब बैंक को ये लगता है कि 100 करोड़ का जो उसने लोन दिया है, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा जो लोन दिया है वो कस्टमर्स वापस भी कर दें प्रिंसिपल के साथ और उसमें इंटरेस्ट भी पे कर दें। कुछ लोन्स होते हैं जो एनपीएस हो सकते हैं आगे जाके, जिसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क हाई होता है। तो बैंक क्या करता है, पहले से ही प्रिपरेशन करके चलता है कि थोड़ा सा अमाउंट होता क्या है, नेट रेवेन्यू में से आप जब कॉस्ट को हटाते रहते हैं, धीरे धीरे आप इंटरेस्ट कॉस्ट हटाएंगे, धीरे धीरे टैक्सेस हटाएंगे, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हटाएंगे, तो लास्ट में जाके, मैंने रिवर्स ऑर्डर में बोला है, लेकिन लास्ट में जाके आपका नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन उससे पहले ना बैंक्स पे एक चीज़ होती है, वो प्रोविजनिंग करते हैं। सपोज मैंने बोला 100 करोड़ का लोन इस क्वार्टर में दिया, बैंक को लगता है कि 10 करोड़ का, ये जो 100 करोड़ में से 10 करोड़ का लोन एनपीए हो सकता है आगे जाके। ये 10 करोड़ का लोन जो है ये कस्टमर्स डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे या मुझे नहीं आके पैसा वापस नहीं करेंगे, तो ये अपने प्रॉफिट में से 10 करोड़ साइड रखता है और उसको प्रोविजन में डाल देता है, ताकि आगे जाके 10 करोड़ का कोई डिफ़ॉल्ट हो गया लोन का, तो जो बैंक ने साइड किया अपने प्रॉफिट में से, उसको बैंक राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करे। तो बैंक ने इस बारी क्या किया है, अगर लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं, Q4 ऑफ 24, तो 138 बिलियन रुपीज़ का प्रोविजन रखा था बैंक ने अपने प्रॉफिट में से। तो जितना ज़्यादा प्रोविजनिंग आप करते हो ना, उतना आप सेफ होके चलते हो कि आगे जाके जो लोन हम डिफ़ॉल्ट हो भी जाएं तो हमने तो ऑलरेडी प्रोविजनिंग करी हुई है, हमें आगे जाके प्रॉफिट पे हिट नहीं होगा, हमारी बैंक की बैलेंस शीट ख़राब नहीं होगी। इस बारी बैंक ने क्या किया है, Q1 ऑफ FY25 में सिर्फ 31.4 बिलियन रुपीज़ का बैंक ने प्रोविजनिंग करी है। ऑलमोस्ट 77% का प्रोविजनिंग में डिक्लाइन आया है, एंड डिस्पाइट दैट बैंक का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 6.5% से डिक्लाइन किया है। तो आप सोच रहे हैं, अगर बैंक प्रोविजनिंग करता जितनी वो करता आ रहा है, जो उसका यूजुअल कोर्स ऑफ प्रोविजनिंग का है, वो अगर करता आता, तो जो बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो और ज़्यादा कम होता। तो यहाँ पे बैंक ने प्रोविजनिंग कम की है और थोड़ा सा दिखा दिया कि प्रॉफिट में ज़्यादा हिट नहीं आया है। ये बैंक, आई डोंट नो, बैंक वाज मे बी ट्राइंग टू mask away its weakness in the P&L statement, right? तो यहाँ पे बैंक का हमने ओवरऑल डिस्कस किया। अब बात आती है कि बैंक को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बैंक ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों इसका नेट रेवेन्यू में भी डिक्लाइन आया है और क्यों इसका बॉटम लाइन में भी डिक्लाइन आया है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे कासा डिपॉजिट्स का, तो आपको ये पूरा थ्योरी समझ आ जाएगा, पूरा जो एक खेल हो रहा है HDFC बैंक में सारा समझ आ जाएगा। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक NBFC और एक बैंक में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये होता है कि मोस्ट NBFCs को आप देखेंगे उन पे कासा डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, वो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, उनके पास मैंडेट ही नहीं होता है। तो जब वो कासा अकाउंट्स नहीं खोल सकते हैं, जैसे मैंने बताया, कासा अकाउंट्स बहुत लो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है। आप बैंक में जब रुपए जमा करते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको 10, 12, 15% पे लोन देता है। तो जितना ज़्यादा कासा डिपॉजिट होता है एक एंटिटी के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो उसका कॉस्ट ऑफ फंड उतना ही कम होता है। अब हुआ क्या, प्री मर्जर मीन्स 1 जुलाई 2023 से पहले जो HDFC बैंक के कासा डिपॉजिट्स थे वो 42% के थे। मीन्स जितना भी उसके पास कैपिटल है, चाहे उसने रेज किया है, चाहे शेयर होल्डर्स फंड है, चाहे कुछ भी है, जो भी उसका डिपॉजिट है वो 42% का था। मीन्स 42% जो उसके पास कैपिटल था वो लो कॉस्ट ऑफ फंड था। उससे बैंक को बहुत फ़ायदा होता है जितना ज़्यादा कासा डिपॉजिट होता है। लेकिन जहाँ से ही इसने HDFC लिमिटेड को अपने पास मर्ज किया, अब HDFC लिमिटेड पे कासा डिपॉजिट्स नहीं थे, और वो HDFC लिमिटेड, अब कोई भी बैंक जो है, जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी है, वो अगर आगे उसको लोन देना है तो सबसे पहले उसको पैसा उठाना पड़ेगा कहीं से। ऐसा तो नहीं है वो बैंक के पास ऑथराइजेशन तो नहीं होता है कि वो नोट छापे। सपोज कोई कस्टमर आया है तो चलो भाई इसको 1 करोड़ का लोन चाहिए, पीछे जाके प्रिंटिंग से 1 करोड़ का लोन दे दिया, कैश छाप दिया और उसको दे दिया, ऐसा नहीं होता है। बैंक को भी पहले से कहीं ना कहीं से पैसा उठाना पड़ता है। तो HDFC के जो कॉस्ट ऑफ फंड्स थे वो हाई ही थे। वो टर्म डिपॉजिट लेता था अदर इंस्टीट्यूशन से, टर्म डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को। वो मार्केट से पैसा उठाता था, वो अदर बैंक से पैसा उठाता था, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो थोड़ा हाई ही था। अब HDFC बैंक का तो कम था, इनिशियली वो ठीक कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसने मर्ज किया, HDFC बैंक का जो बैलेंस शीट है वो भी इसके साथ मर्ज हो गई। अब दोनों की जब बैलेंस शीट मर्ज हो गई
तो कासा डिपॉजिट जो थे वो तो सिर्फ एच बैंक पे थे, वो डाइल्यूट हो गए। तो जितना भी अब बैंक के पास कैपिटल आया बाय मर्जिंग इटसेल्फ विद एच लिमिटेड, वो कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक का हाई हो गया अचानक से। जैसे ही मर्ज हुआ कॉस्ट ऑफ फंड्स हाई हो गया। अब मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, जहाँ पे भी बैंक का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉस्ट ऑफ फंड्स हाई होता है तो एक डोमिनो इफेक्ट आता है। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है एक बैंक के लिए, या तो उसका डिपॉजिट का श्रिंक होना। डिपॉजिट श्रिंक होता है तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ता है। जहाँ कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा वहाँ आपके निम्स में कंप्रेशन आएगा, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, आपका यील्ड में कंप्रेशन आएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कंप्रेशन आएगा। तो बैंक के साथ यही हुआ है। प्री मर्जर बैंक का कासा डिपॉजिट रेशियो होता था 42% का, अब बैंक का कासा डिपॉजिट रेशियो आई थिंक 38% का। तो आप देखो 4% का, 36% का, तो आप देखो 6% का बैंक का कासा डिपॉजिट में फ़र्क आया। और इसीलिए बैंक का जो है निम्स, अगर मैं निम्स की बात करूं, एक सेकेंड, हाँ निम्स की बात करूं तो पहले प्री मर्जर निम्स क्या होता है आपका, नेट इंटरेस्ट इनकम, जितना आपने इंटरेस्ट इनकम जनरेट किया कस्टमर्स को लोन देके, माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, जो आपने इंटरेस्ट दिया है अपने डिपॉजिटर्स को या मार्केट से जो भी पैसा उठाया है, डिवाइडेड बाय योर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स, आईईए इन्हें कहते हैं। तो निम्स बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर होता है जब भी आप किसी बैंक को एनालाइज करते हैं। तो पहले इसका निम हुआ करता था 4.1% का, ठीक है। अब जब इसने मर्जर किया तो इसका निम में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन आया, और नेक्स्ट क्वार्टर से ही मर्जर के सीधा नेक्स्ट क्वार्टर से, जो सितंबर 2023 का क्वार्टर था, इसका निम 4.1 से कम होकर 3.4 पे आ गया है। तो मैंने बोला ना, कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा हुआ बैंक का मर्जर करके, जैसे कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा होता है आपका निम्स में कंप्रेशन आता है। ये डायरेक्ट कोरिलेशन है, ऑलमोस्ट ऑलवेज ऐसा ही होता है, अनटिल और अनलेस बैंक के पास अदर ऑपरेटिंग लेवरेज है या फिर कोई ज़्यादा लीवर्स है बैंक के पास जो अपने निम्स को कंप्रेस ना होने दे। और अगर ये बैंक कर पाए तो वो बैंक बहुत अच्छा आगे ग्रो करने की उसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो मैंने बताया निम्स इसका 3.4 हो गया था, अब जाके इस क्वार्टर में जाके निम्स 3.5 हुआ है। और आई थिंक जितने भी एनालिस्ट हैं जो भी इस बैंक को ट्रैक करते हैं, उन्हें यही चीज़ शायद अच्छी लगी है कि निम्स का चलो धीरे धीरे ही सही, लेकिन निम्स में एक कंप्रेशन जो पहले दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। 3.4 से आफ्टर मर्जर 3.5 पे आ चुके हैं इसके निम्स। तो इसीलिए शायद बैंक आज 2% ऊपर है, वरना बैंक के रिजल्ट्स में सेलिब्रेट करने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। आप ईल्ड और स्प्रेड की बात करते हैं, तो पहले बैंक का ईल्ड कितना था। ईल्ड मीन्स क्या होता है, पहले ईल्ड कितना था, जो बैंक को सपोज जो लोन दे रहा था, तो ब्लेंडेड ईल्ड होती है हमेशा, आप एवरेज लेते हैं, तो जो भी वो लोन्स दे रहा था उसमें 8.1 का ईल्ड मिल रहा था। ईल्ड मतलब आपको पता ही होगा कितना आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, 8.1 का उसको ऑन एन एवरेज मिल रहा था किसी भी लोन के ऊपर। लोन्स बहुत सारी कैटेगरी में होते हैं, सपोज आपको पर्सनल लोन चाहिए तो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट पे देता है, कमर्शियल और रूरल में बैंक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पे देता है। लेकिन जब मॉर्टगेज आपका बैक्ड लोन होता है, होम लोन आप लेते हैं, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप लेते हैं, जो सिक्योर्ड लोन होता है वो कम पे मिलता है, वो आपको 9, 10, 11 पे भी मिल जाएगा। लेकिन अगर ब्लेंडेड हम देखें सबका, ईल्ड होता था पहले बैंक का 8.1 और बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड होता था 4.0, ठीक है। तो बैंक का कितना हो गया, 4.1 का स्प्रेड हो गया, 8.1 यील्ड, कॉस्ट ऑफ फंड्स 4.0, और तो डिफरेंस बैंक का जो स्प्रेड वो 4.1 हो गया। मर्जर के बाद क्या हुआ, यील्ड तो बैंक का बढ़ा 8.2 हो गया 8.1 से आफ्टर मर्जर, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो 4.0 से 4.8 चला गया। तो अगेन यहाँ पे भी बैंक का स्प्रेड कम हुआ। सारी की सारी चीज़ें कोरिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा, आपका निम्स में कंप्रेशन आएगा। निम्स में कंप्रेशन क्यों आता है, आपका स्प्रेड कम हो गया है। तो एक मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, इट्स अ नाइटमेयर फॉर अ बैंक, फॉर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रेज मनी एट अ हाई इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ फंड्स जैसे ही बढ़ा, इट्स अ नाइटमेयर फॉर अ बैंक। तो अगर इसकी मैं एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं, एसेट क्वालिटी बैंक की ठीक है। प्री मर्जर भी 0.3 का NNPAs होता था, जो नेट NPAs होते हैं, इसमें प्रोविजनिंग हम हटा के चलते हैं। जो NPAs होते हैं, ग्रॉस NPAs में प्रोविजनिंग हम लेके चलते हैं। प्रोविजनिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है। प्रोविजनिंग आप हटा दोगे तो आपका वो ग्रॉस NPA से नेट NPA हो जाएगा। तो 0.3 0.4 के ही अराउंड इसका एसेट क्वालिटी एंड नेट NPA है। तो बैंक का एसेट क्वालिटी अच्छा है।
वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बैंक का एसेट क्वालिटी इवन आफ्टर दैट बिग एस मर्जर, बैंक का अभी भी क्रेडिट क्वालिटी और एसेट क्वालिटी बैंक का अच्छा है, मेंटेन किया है बैंक ने, तो वी हैव टू गिव इट टू द बैंक। कासा डिपॉजिट्स की मैंने बात कर दी, रिजल्ट की मैंने मोर और लेस बात कर दी। दूसरा बैंक को प्रॉब्लम ना अभी ये आया है, जो अब ये मैं जो आगे डिस्कशन करूँगा ये कॉन कॉल के हिसाब से करूँगा, जो बैंक ने अभी रिजल्ट के बाद आके मैनेजमेंट ने जो एनालिस्ट से क्वेश्चन आंसर सेशन किया है, तो उसके हिसाब से बैंक ने क्या इंसाइट्स प्रोवाइड करी हैं, क्यों बैंक का थोड़ा इस बारी डिपॉजिट में दिक्कत आई और बैंक आगे जाके कैसे करने वाला है। तो एक मैं सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की बात करूंगा, ये सिर्फ एचडीएफसी का प्रॉब्लम नहीं है, ये एंटायर फाइनेंशियल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। जितने भी बैंक्स हैं जो भी डिपॉजिट्स लेते हैं, सबके साथ एक दिक्कत आ रहा है कि डिपॉजिट क्रंच आ गया है। अब डिपॉजिट क्रंच इससे मतलब क्या है कि जो लोग हैं, सपोज आप भी हो, पिछले 2-3 साल में आपने भी नोटिस किया होगा ये चेंज आया है कि आप बैंक पे ज़्यादा पैसा नहीं रखते हो। आप मोस्टली पैसा आप चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टिंग आती है, आप एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो मार्केट में मेरी तरह, क्योंकि मैं सिर्फ बैंक में उतना ही पैसा रखता हूँ जितना मुझे अगले 2-3 महीने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मोस्टली मेरा पैसा इन्वेस्टेड ही रहता है, मैं म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं डालता हूँ, मेरा सारा का सारा पैसा एक्विटी में रहता है, बिकॉज मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ मार्केट्स को, और एक्विटी मैं हूँ ही एक्विटी एनालिस्ट, तो इसीलिए मेरा पैसा एक्विटी में रहता है। आपको भी मैं मोर और लेस मुझे ये लगता है कि आप भी जितना कम हो सके उतना बैंक में डिपॉजिट जमा करते हो सेविंग्स अकाउंट में, और आप भी कोशिश करते होंगे, अगर आपको एक्विटी एनालिसिस नहीं आता है या फिर मार्केट ठीक से समझ नहीं आता, तो आप म्यूचुअल फंड्स को पैसा देते होंगे, क्योंकि आपको वो लगता है 10-12% का रिटर्न, तो 15% का तो ये दे ही देंगे म्यूचुअल फंड्स, और बैंक कितना दे रहा है आपको, 5%। तो ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम आ चुकी है कि बैंक्स को डिपॉजिट रेज करने में बहुत दिक्कत हो रही है, एंड मोर सो विद एचडीएफसी। आई डोंट नो एचडीएफसी के मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बार बार कहा जा रहा है, और बैंक आप देखेंगे, इंडसइंड बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, ये सब अपने डिपॉजिट के रेट्स बढ़ा रहे हैं। ऑन एन एवरेज पहले रेट्स हुआ करते थे 4.5-5% के, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 6.25 का आई थिंक उसका डिपॉजिट रेट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट परसेंटेज, एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट, एंड आई थिंक इंडसइंड बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग 7 पॉइंट समथिंग रेट। मुझे वो जब मैच चल रहे थे, क्रिकेट मैच, तो मैंने वो उसके एडवर्टीजमेंट में देखा था जो आते थे। तो ऑन वन हैंड अदर बैंक्स आर रेजिंग देयर इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट रेट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में भी जमा ना करें और बैंक्स में जमा ना करें, हमारे पास आके जमा करें। एंड ऑन द अदर हैंड what the management of HDFC is saying कि we are not in a price competition, हम किसी प्राइस कंपटीशन में नहीं है, हम डिपॉजिट के रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, एंड इट्स अ कॉन्शियस कॉल दैट वी आर टेकिंग। और ये एक सोचा समझा हमारा रणनीति है कि हम डिपॉजिट के रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, प्राइसिंग कंपटीशन में नहीं जाएंगे, हमें प्रॉफिटेबली ग्रो करना है। मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि बैंक को प्रॉफिट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर वो यहाँ पे डिपॉजिट के रेट्स बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स और बढ़ जाएगा, तो बैंक का जो अभी प्रॉफिट ग्रोथ होके 6 पॉइंट अभी तो डिक्लाइन आया है, लेकिन जो अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना भी होगा ना, तो वो भी नहीं आएगा, और एक सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के लिए बहुत बैड न्यूज़ हो जाएगी। तो इसीलिए शायद वो डिपॉजिट नहीं बढ़ा रहे हैं। बाकी वो कह रहे हैं कि डिपॉजिट हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर देंगे, हम गांव-गांव जाके अपनी ब्रांचेस का एक्सपेंड करेंगे, और हम सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करेंगे ताकि लोग हमारे पास डिपॉजिट लाएं। ये होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। दूसरा प्रॉब्लम बैंक ने ये बताया कि इस बारी जो थे Q4 में क्या होता है ना, जो करंट अकाउंट्स होते हैं उससे आउटफ्लो होता ही होता है, ये एक सीजनैलिटी होती है, और बैंक ने कहा था कि इट वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि Q1 ऑफ FY25 में करंट अकाउंट्स में इनफ्लो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, और इसीलिए जो बैंक का कासा डिपॉजिट है वो भी श्रिंक हुआ है। और अगेन कासा डिपॉजिट श्रिंक हुआ तो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गई, निम्स में कंप्रेशन आया, यील्ड में कंप्रेशन आया। फिर भी निम्स तो बैंक ने मैनेज किया किसी ना किसी तरीके से। आई डोंट नो हाउ द बैंक मैनेज्ड इट, बट उन्होंने किया, राइट। अब लास्ट जो पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मुझे लगता है आगे डिसाइड करेगा कि बैंक कैसे ग्रो करता है। उससे पहले हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, LDR रेशियो क्या होता है, लोन टू डिपॉजिट रेशियो। यूजुअली एक
आईसीआईसीआई बैंक का जो और प्राइवेट लेंडर्स हैं उनका लोन टू डिपॉजिट रहता है 90%, विच मीन्स व्हाट कि जितना आप पे डिपॉजिट है, लोन डिवाइडेड बाय डिपॉजिट, लोन्स आपका 90% ही है डिपॉजिट से, मीन्स आपके पास डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं, जो मैंने बताया आपका कासा अकाउंट में आपके पास डिपॉजिट्स ज़्यादा है और लोन कम है। एचडीएफसी बैंक के साथ उल्टा है। एचडीएफसी बैंक का अभी करंटली आई थिंक 103%, 103% का एलडीआर रेशियो है। इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास डिपॉजिट कम है और लोन बैंक ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, क्रेडिट बैंक ज़्यादा दे रहा है। तो इससे फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कल को बैंक एक रन ऑन एक्सपीरियंस करता है जहाँ पे सारे विदड्रॉ हो जाते हैं पैसे, कुछ आता है बैंक का एक न्यूज़ फ्लो आता है जो नेगेटिव होता है बैंक के लिए, तो वहाँ पे जो बैंक एग्जिस्टिंग लोन्स दे रखे हैं उसको अपने डिपॉजिट से मैच नहीं कर पाएगा और बैंक के लिए एक बैलेंस शीट क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए बैंक अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट 6 to 7 क्वार्टर्स में हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है जहाँ पे हम अपना वी विल रिड्यूस आर एलडीआर टू बिलो 100%। अभी 103% है। तो नेक्स्ट यहाँ से क्लियरली आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि बैंक अभी ग्रोथ के ऊपर सोच ही नहीं रहा है। बैंक कॉन्शियसली अपनी ग्रोथ को कम करने वाला है ताकि बैंक का जो एलडीआर रेशियो है वो 100 के नीचे आए। बैंक ये कह रहा है कि रेगुलेटरी कोई प्रेशर नहीं है हम पे, विच मीन्स आरबीआई ने कोई डंडा नहीं किया हुआ है कि आप एलडीआर कम करो। ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन है। अब इससे मुझे ये एक क्लियर सिग्नल आया कि बैंक अभी ग्रो तो नहीं करने वाला है जो पहले ग्रो करता था, मीनिंगफुली अभी ग्रो नहीं करेगा बैंक के पास डिपॉजिट क्रंच है, हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स है, एलडीआर रेशियो हाई है बैंक का, और कॉन्शियसली डिसाइड करा है बैंक ने कि हम ग्रो करेंगे लेकिन प्रॉफिटेबली ग्रो करेंगे। तो अगर आप इफ़ यू वांट टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब यही है कि बैंक को ग्रो करने में बहुत दिक्कत होने वाली है 6-7 क्वार्टर्स तक। तो अच्छा ही है कि आप इस बैंक में कोई अगर डिसीजन बना भी रहे हैं इन्वेस्ट करने का, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है देन इट डजेंट मैटर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए आप लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बोलें कि अरे कोई नहीं, अभी बैंक बहुत गिरा पिटा पड़ा है, स्टॉक प्राइस बहुत गिर चुका है, तो मैं अभी इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 5 साल के लिए कोई नहीं देखना है। अगर ये व्यू है आपका देन आई डोंट नो, इट्स अप टू यू। बट अगर मैं बता रहा हूँ कि 6-7 क्वार्टर में बैंक का मैनेजमेंट ने जो कहा, मैंने वो आपको बताया कि ज़्यादा कोई ग्रोथ की उम्मीद मत करना बैंक से आगे जाके। तो ये सब प्रॉब्लम है एचडीएफसी बैंक के साथ, और मुझे लगता है सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू।